अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? DNA। उसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। तो इसकी ये हो गई फुल फॉर्म DNA, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अच्छा, अब डीएनए होता क्या है बच्चों? अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। डीएनए हमारे पास क्या है? डीएनए हमारे पास है हेरिडिटरी मटेरियल। क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है कि विरासती मादा, यानी कि वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, उन खसूसियात को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। ठीक है। तो ये यानी कि अब देखो हमारी शक्ल सूरत, हमारे बालों का कलर, हमारी हाइट, आँखों का कलर, कुछ ना कुछ हमारा अम्मी या अबू से ज़रूर कैरेक्टर मिलती जुलती है। अच्छा, वो किसकी वजह से मिलती है? डीएनए की वजह से मिलती है। और कल मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि यही डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? डीएनए प्रोटीन फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कल बताया था ना जी सर। जब डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम क्या होते हैं बच्चे? हर जानदार के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46 हैं। तो अब 46 क्रोमोसोम जो है, इसमें 23 जो है फादर के हैं, 23 मदर के हैं। तो टोटल कितने हो गए? 46। यानी कि 23 पैटर्नल होते हैं और 23 जो होते हैं वो मैटरनल होते हैं। ठीक है। यानी कि पैटर्नल और मैटरनल, यानी कि फादर और मदर से, यानी कि हाफ क्रोमोसोम हमें फादर देता है और हाफ क्रोमोसोम मदर देती है। तो एक बच्चे के अंदर, एक ऑफस्प्रिंग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अभी क्रोमोसोम किस चीज़ से बने हुए हैं? डीएनए से बने हुए हैं। इस वजह से हमारी जो खसूसियात हैं वो हमारे वालिदैन से मिलती जुलती है। समझ गए? इस वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए को हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। और कल मैंने बच्चे आप लोगों को बताया था कि डीएनए का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्योंकि हमने डिस्कस करना है डीएनए की स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड को आप क्या कहोगे? इट इज़ अ यूनिट ऑफ डीएनए। अब सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है कि आखिर न्यूक्लियोटाइड है क्या? थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे किसको? न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड की बड़ी आसान डेफिनेशन है। एक तो आप लोग को पता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? यूनिट ऑफ डीएनए। ये तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक और डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कितनी चीज़ों से? 3 चीज़ों से। नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास आता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। किससे मिलकर बनता है बच्चों? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब इसका जो फार्मूला है वो है C5H10O4। क्या फार्मूला है इसका? C5H10O4। इसको हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब देखो इसका नाम डीएनए इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर देखो डीऑक्सीराइबो लिखा हुआ है ना, डीऑक्सीराइबो, तो इसके अंदर मौजूद होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया डीऑक्सीराइबो। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है। डीऑक्सीराइबो शुगर को पेंटोज शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पेंटोज शुगर? देखो कार्बन कितने हैं? 5 हैं। 5 को क्या कहते हैं? पेंटा। याद है मैंने क्या बताया था? पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7। तो पेंटा, इसको पेंटोज शुगर भी कहते हैं। पेंटोज शुगर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? 5 कार्बन मौजूद। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं। चलो सर, इसका नाम डीऑक्सीराइबो शुगर क्यों है? चलो ये तो समझ आ गया भाई, इसका नाम पेंटोज शुगर क्यों है? कार्बन 5 है। पर सर इसका नाम डीऑक्सीराइबो शुगर क्यों है? अब क्या इसका जवाब क्या दोगे? इसका आंसर क्या दोगे? अब सुनना। याद है मैंने आप लोगों को जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था बच्चों, मैंने क्या कहा था कि जितने कार्बन होते हैं उतने ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन डबल में होते हैं। याद आया? कुछ नहीं आया? जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या होता है? डबल में होता है। मिसाल कार्बन 5 है तो ऑक्सीजन भी कितने होंगे? 5। और हाइड्रोजन क्या होंगे? 10 होंगे। ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार्बन तो हमारे पास 5 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन ऑक्सीजन देखो क्या हो गया? 1 कम हो गया। एक ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो कम ऑक्सीजन होने की वजह से इसका नाम क्या है? डीऑक्सी। डी मतलब कम, रिमूव,
ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन इसमें कम है, एक ऑक्सीजन इसमें रिमूव है, एक ऑक्सीजन इसमें निकला हुआ है, इस वजह से इसका नाम रखा गया डीऑक्सी। समझ आया? डीऑक्सी इसलिए इसको कहा गया। अब बच्चे पता है, अब आरएनए के अंदर ना मौजूद होता है राइबोज शुगर। किसके अंदर मौजूद होता है? राइबोज शुगर किसके अंदर मौजूद होता है? आरएनए के अंदर। अब देखो आरएनए के अंदर क्या मौजूद होता है जी? अब बस ठीक है, बर्फ लेकर आओ, बस गुजारा करेंगे आज, ठीक है, बर्फ लेकर आओ। समझ गए? अब सुने, आरएनए के अंदर क्या मौजूद होता है? राइबोज शुगर, ठीक है। अब राइबोज शुगर का फार्मूला क्या है जरा देखो, C5H10O5, देखो O, तो इसका नाम हमने क्या लिखा? राइबोज शुगर। अब इसको डीऑक्सी कह रहे हैं? नो सर, नहीं कह रहे हैं ना, क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मुकम्मल है। अब इसका देखो, अब देखो चलो डीऑक्सी को छुपाया, अब क्या लग रहा है आपको? राइबोज शुगर लग रहा है? जी सर, लग रहा है राइबोज शुगर, लेकिन हमने शुरू में क्या लगाया? डीऑक्सी क्यों लगाया? समझ आया नहीं आया? जी सर। इस वजह से तो डीएनए बना है, इस वजह से तो डीएनए बना है, क्योंकि उसके अंदर एक ऑक्सीजन नहीं होता, तभी तो उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या नाम है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या नाम है? डीऑक्सीराइबो, और आरएनए का क्या नाम है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ आ रहा है? सिर्फ इसको छुपाओ तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। फर्क क्या है? ये बच्चे, इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीराइबो शुगर, इसके अंदर क्या है? तो सोचो, एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से कैरेक्टर चेंज हो गया। समझ गए? तो इन दोनों को, इसको भी आप पेंटो शुगर कह सकते हो, इसको भी, क्योंकि इसके अंदर भी कितने कार्बन है, इसके अंदर कितने कार्बन है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या मौजूद होता है? डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होता है फास्फेट ग्रुप। क्या मौजूद होता है बच्चों? फास्फेट ग्रुप। इसका फार्मूला है PO4। लिपिड का भी है सही? हाँ, ये क्योंकि ग्रुप है, किसी में भी आ सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये डीएनए में भी होता है, ये लिपिड के अंदर भी होता है, फास्फोलिपिड के अंदर। इसका फार्मूला क्या है? PO4। और तीसरे नंबर पर बच्चे जो इसके अंदर चीज मौजूद होती है, वो हमारे पास के अंदर मौजूद होती है नाइट्रोजीनस बेस। क्या मौजूद होती है बच्चे? नाइट्रोजीनस बेस। अब नाइट्रोजीनस बेस का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, इनको हम नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, ये होते हैं बच्चे 5। टोटल कितने होते हैं? 5। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? डीएनए पढ़ रहे हैं, तो जो डीएनए में होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं बच्चों? वैसे नाइट्रोजीनस बेस वैसे 5 हैं। कौन कौन से? चलो मैं सबके नाम लिखता हूँ। एडेनिन, ठीक है, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। एंड एडमिन को हम A से जाहिर करते हैं, गवानीन को हम G से जाहिर करते हैं, साइटोसिन को C से, थायमीन को T से और यूरासिल को U से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये इनके शॉर्ट नेम है। ठीक है, ये इनके क्या है? शॉर्ट नेम। अब गौर से समझना बच्चों। अब देखो, नाइट्रोजीनस बेस हमारे पास कितने हैं टोटल? 5 हैं। लेकिन जो डीएनए के अंदर होते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? डीएनए। डीएनए में ये यूरासिल नहीं होता। ठीक है, डीएनए में ये यूरासिल नहीं होता। ये किस में होता है? आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। तो इस टाइम हमारे पास कौन कौन से हैं? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन। ये चारों किस में होते हैं? डीएनए में। डीएनए में क्या होता है? आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है, लेकिन आरएनए के अंदर थायमीन नहीं होता। तो यूरासिल जो है वो किसकी जगह पर होता है? थायमीन की जगह पर। समझ गए? तो आरएनए में थायमीन होता है, यूरासिल नहीं होता। यूरासिल होता है, थायमीन नहीं होता। और डीएनए के अंदर थायमीन होता है, यूरासिल नहीं होता। डीएनए में सब थायमीन होता है और यूरासिल में यूरासिल होता है, बस ये डिफरेंस। ये डिफरेंस है। ठीक है, वैसे और भी डिफरेंस मैंने आपको बताया, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब समझो ये तीनों चीजें बच्चों, ये तीनों चीजें डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनस बेस, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। समझ आए? एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितनी चीजें हैं? कौन कौन सी? डीऑक्सीराइबो शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनस बेस। और नाइट्रोजीनस बेस कितने हैं? 4 हैं। वैसे 5 हैं, लेकिन डीएनए के अंदर 4 होते हैं। हाँ, 5वां यूरासिल, क्योंकि वो आरएनए में होता है, उसमें थायमीन नहीं होता। ठीक है, तो वैसे टोटल नाइट्रोजीनस बेस जो वो 5 हैं।
कौन कौन से? एडनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। समझ आ गया? जी बच्चे। क्वेश्चन मुझे सर ये नाइट्रोजनस बेस का तो हम कितने हाँ, टोटल नाइट्रोजनस बेस जो है आप कहोगे कि 5 हैं टोटल। डीएनए में कितने तब? हाँ, डीएनए में कितने? तो आपको डीएनए में 4 होते हैं, वो हमारे पास एडनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन। फिर आरएनए में भी 4 होते हैं, एडनिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरासिल। आप क्या कहोगे कि जो यूरासिल होता है वो आरएनए में होता है, थायमिन नहीं होता। फिर डीएनए में थायमिन होता है, यूरासिल नहीं होता। वैसे टोटल नाइट्रोजनस बेस जो है वो 5 है। थोड़ा शुरू वाला एक्सप्लेन करिए। शुरू वाला बच्चे ये है कि डीएनए हमारे पास क्या है? हेरिडेटरी मटेरियल है। ठीक है, क्या है? हेरिडेटरी मटेरियल होता है, यानी कि विरासती मादा होता है। कल बताया था मैंने। डीएनए हमारे पास, डीएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? क्रोमोसोम बनते हैं। तो क्रोमोसोम की तादाद हमारे पास, आपको कल बताया था कि हर जानदार के अंदर फिक्स होती है। जैसे इंसानों के अंदर 46 है, इसी तरह हर जानदार के अंदर क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होती है। तो डीएनए का यूनिट है वो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड होता है। और न्यूक्लियोटाइड जो वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से, फास्फेट ग्रुप से, नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस टोटल 5 हैं, एडनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। अब आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाता हूँ कि ये न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। इन तीनों बनता तो इन तीनों से है, लेकिन कैसे अटैच होते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो मैं आपको सर ये क्रोमोसोम जो है सर ये हर एनिमल्स में सेम होते हैं या सब एनिमल्स के अलग? नहीं, हर जानदार के, मतलब हर स्पीशी के अलग। जैसे हम सब ह्यूमन है ना, सब ह्यूमन सब इंसान ही हैं, तो हम सब में 46 हैं। जैसे सारे डॉग्स हैं तो डॉग में अलग, केट में अलग। इसी तरह हर जानदार में अलग अलग जो सारी केट्स होंगे सब के सेम होंगे। फिर सारे डॉग्स होंगे, सब डॉग्स के सेम होंगे। यानी कि जो सेम स्पीशी है ना, उनमें सेम होते हैं। अलग अलग स्पीशीज हैं, मतलब अलग अलग नस्ल है, उनमें अलग होंगे। अच्छा, पता है इसी नस्ल है सर, तो उसमें अलग नहीं? उसमें अलग। तो यही वजह होती है। इसको नोट कर। न्यूक्लियोटाइड। अब इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ठीक है, गौर से समझ लें। न्यूक्लियोटाइड, अभी मैंने आपको क्या कहा कि दैट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या है? ये यूनिट है। ठीक है, और कितनी चीजों से मिलकर बनता है? कौन कौन से? डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। अब चलो सबसे पहले जो है अच्छा, ये भी डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप and nitrogenous base, and nitrogenous base is called न्यूक्लियोटाइड। देखो, एक तो न्यूक्लियोटाइड डेफिनेशन क्या है? यूनिट ऑफ डीएनए। दूसरी इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन मतलब मिलना। कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अब स्टूडेंट कैसे कॉम्बिनेशन? अब डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो फार्मूला है वो है C5H10O4। फास्फेट ग्रुप का क्या है? इसी में 4 है, एडनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है और गवानिन। ठीक है, पांचवा भी है यूरासिल, लेकिन यूरासिल डीएनए में नहीं होता। ठीक है, अब सुने न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? जी बच्चे, आरएनए का यूनिट भी न्यूक्लियोटाइड है, दोनों का यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि हम इस टाइम डीएनए पढ़ रहे हैं, टॉपिक डीएनए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सुने, आरएनए भी पढ़ाऊंगा। अब सुने बच्चे, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? देखो, पहले नंबर पर क्या है? अच्छा, कितने कार्बन है? 5 कार्बन। इधर देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर, ये बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो एक इस कार्बन के साथ मिल रहा है, एक इस कार्बन के साथ मिल रहा है। अब इस कार्बन की देखो कितने बचे गए जगह? सर 1 2 जगह बच गया। ठीक है, अब देखो 1 2 तक से जुड़ा हुआ है, अब इसकी 2 जगह बच गई। अब ये कार्बन भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और यहाँ से भी हमारे पास 3 जगह खाली है। तो अब जो हमारे पास ये जो आपको सामने जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने? डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बनाई है। किसकी बनाई है? डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बनाई है। इसमें 5 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर बनाया है मैंने? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो कार्बन नंबर 1 पे बचे, कौन से कार्बन पे? कार्बन नंबर 1 पे एक तरफ से क्या जुड़ता है बच्चों? एक तरफ से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है कार्बन नंबर 1 पे, याद रखना। 1 2 3
4 5। कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ेगा? अब नाइट्रोजनस बेस कितने हैं टोटल? 4। कौन कौन से? एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन। ये चारों साथ में नहीं जुड़ते हैं, चारों में से एक जुड़ता है, या तो एडेनिन जुड़ेगा, या थायमीन जुड़ेगा, या साइटोसिन, या ग्वानिन। मतलब चारों साथ में नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? एडेनिन जोड़ दिया। मतलब जो भी करना है सर, कोई इशू नहीं। एडेनिन जोड़ो आपकी मर्जी, थायमीन जोड़ो आपकी मर्जी, साइटोसिन जोड़ो आपकी मर्जी, ग्वानिन जोड़ो आपकी मर्जी, लेकिन जोड़ना एक ही है, ठीक है। कार्बन कौन से नंबर पे? कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 5 पे जो है बच्चों, कार्बन नंबर 5 पे क्या आके जुड़ेगा? फास्फेट ग्रुप। ये देखो, कार्बन नंबर 1 पर क्या जुड़ा? नाइट्रोजनस बेस। कार्बन नंबर 5 पे क्या जुड़ा? फास्फेट ग्रुप। और ये खुद क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये तीनों आपस में मिल गई, दैट इज कॉल्ड, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है। क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए का यूनिट। डीएनए का क्या है? यूनिट। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस हैं, कितने हैं? 4। एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन। ये चारों नाइट्रोजनस बेस चारों साथ में नहीं जुड़ेंगे, एक कोई जुड़ेगा, या एडेनिन जुड़ेगा, या थायमीन जुड़ेगा, या साइटोसिन जुड़ेगा, या ग्वानिन जुड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजनस बेस ये हमारे पास क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक न्यूक्लियोटाइड बना। एक न्यूक्लियोटाइड को पता है क्या कहेंगे? एक न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे? सर मोनो। मोनो। गुड। क्या कहेंगे? मोनो। मोनो न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों याद रखो, एक सवाल भी आया है एमडीकेट के पेपर में, और वो ये सवाल आया है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है? एग्जांपल बतानी आप लोगों ने मोनोन्यूक्लियोटाइड की। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है? पता है वो कौन सा है? नहीं। डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कल बताया था ना। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड कौन सा मॉलिक्यूल है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब सुनो बच्चों, ये याद रखना एग्जांपल, ये अक्सर सवाल आता है एमडीकेट में। आप लोगों ने कभी एटीपी के बारे में सुना है? जी सर। हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम सुना है ना। ये एनर्जी आपको देता है। खाना खाते हो ना, वो खाना किस में चेंज हो जाता है? एटीपी में। और एटीपी आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। अब सुना बच्चों, ये जो एटीपी एनर्जी करेंसी है, ये क्या है बच्चों? एनर्जी करेंसी है, ठीक है। अब यही एटीपी जो है ना, दैट इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड। यानी कि एटीपी जो होता है ना, एटीपी वो किससे मिलकर बनता है? राइबोज शुगर से मिलकर बनता है। उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस भी होता है, उसके अंदर फास्फेट। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर फिर कितने फास्फेट होते हैं? 3। ये देखो, एडेनिन भी आ गया, राइबोज शुगर भी आ गया, और 3 फास्फेट भी आ गए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एटीपी। समझ गए? ये याद रखना मेरी बात। मोनोन्यूक्लियोटाइड का है ना, कोई भी मोनोन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल दो, तो आप क्या एग्जांपल दोगे? एटीपी। क्या एग्जांपल दोगे? अच्छा बच्चों, एक होता है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्राइफॉस्फेट। एक होता है एडीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2। अब अगर इसमें से एक फास्फेट निकालो तो कितने फास्फेट बच गए? क्या बच गया? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर एक होता है बच्चों एएमपी। हाँ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या मतलब हुआ? फिर क्या होगा? एक और फास्फेट जोड़ो तो क्या बन जाएगा? फिर एक और जोड़ो तो क्या बन जाएगा? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो, ये बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ आपको। खाना खाते हो ना, खाने में आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी कौन दे रहा है बताओ? एटीपी दे रहा है। पता है एटीपी एनर्जी कैसे देता है? एटीपी का जब एक फास्फेट टूटता है ना, एक फास्फेट जब ब्रेक होता है, जब टूटता है, तो आपको 7300 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है? 7.3। इतनी एक फास्फेट के निकलने से। जब एक फास्फेट निकलेगा तो क्या बन जाएगा? फिर आप और काम करते हो और वर्क करते हो तो फिर क्या होगा? दूसरा फास्फेट भी निकलेगा। दूसरा फास्फेट निकलेगा, फिर कितनी एनर्जी मिलेगी?
7300। फिर आपके पास क्या बन जाएगा AMP। फिर आप खाना खाते हो, फिर ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है, क्रेब्स साइकिल का अमल होता है, वापस क्या होता है, एक फास्फेट जुड़ता है, क्या बन जाएगा ADP। फिर वापस दूसरा फास्फेट क्या बन जाएगा ATP। फिर ये ATP आपकी स्टोर हो जाएगी। जब आप काम करोगे फास्फेट टूटेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। जब आप खाना खाओगे वही फास्फेट जुड़ेगा और ये स्टोर होता जाएगा। ये इस तरह आपको एनर्जी सर ये मिलेगी। तीनों डिफरेंट नहीं है? कैसे? ATP, ADP नहीं है एनर्जी करेंसी, बस फर्क ये है कि फास्फेट की नंबर ऑफ फास्फेट की वजह से। देखो मैंने आपको जिस मिसाल दी, अब देखो अब यूँ समझो कि मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, इस टाइम मैं टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ज़ाहिर मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। जब इसका मतलब अभी क्या है कि फास्फेट रिलीज हो रहे हैं। क्यों रिलीज हो रहे हैं? क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अब इसका मतलब है क्या होता जा रहा है, ATP किस में चेंज हो रहा है? ADP। ठीक है। फिर जब मैं खाना खाऊंगा, फिर जब मेरे अंदर दोबारा ग्लाइकोलाइसिस का अमल होगा तो वापस ये ADP क्या हो जाएगा? वापस ATP चेंज होगा। फिर मैं काम करूंगा, फिर ये ATP टूटेगा, किस में चेंज हो जाएगा? ADP। फिर मैं ग्लाइकोलाइसिस का अमल होगा, वापस ये, यानी कि प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। लेकिन अगला जो चैप्टर है हमारे पास, उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बायो एनर्जेटिक चैप्टर। ठीक है बच्चों। तो बहरहाल मैं आपको समझा जो रहा था वो ये समझा रहा था कि अगर कोई आपसे पूछे ना मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या है, तो आप इस एग्जांपल क्या दोगे? ATP। गॉट इट? समझ आ गया? इस तरह बच्चे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनता है, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब DNA कैसे बनता है, ये हमारा जो है टॉपिक है। अब इसको नोट करो तो फिर मैं आपको DNA की तरफ देता हूँ।